दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टडी करेंगे सीबीएसई क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि फ्लैमिंगो बुक का है। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। आप ये कहेंगे कि मैं तो क्लास 12 में पढ़ता नहीं हूं, ना ही सीबीएसई मीडियम से, मैं इसको क्यों स्टडी करूं। लेकिन यदि आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, इससे आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसको लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे और इसका एक समरी और थीम का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे द लास्ट लेसन चैप्टर के बारे में। ये जो चैप्टर है वो सीबीएसई क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, लास्ट लेसन नाम है बट ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर, अल्फोंसो डॉडेट वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो अल्फोंसो डॉडेट है, जो इस स्टोरी का राइटर है, वो 1840 में उनका जन्म हुआ था और 1897 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रसिया लेड बाय बिस्मार्क। जो यहाँ पे लिखा हुआ फ्रैंको, फ्रैंको का मतलब होता है फ्रांस और प्रसिया मतलब प्रसिया एक देश है। ठीक है, जिसके बारे में आगे हम लोग बताएंगे। तो ये जो चैप्टर है फ्रांस और प्रसिया के वार से लिया गया है, जो 1870-71 में हुआ था और उसमें फ्रांस की हार हुई थी और प्रसिया की जीत हुई थी। और प्रसिया को लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था। ठीक है, प्रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जो उस समय प्रसिया देश होता था वो आज के डेट में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स को मिला के एक देश बना हुआ था, जो कि काफी बड़ा देश था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट है एल्जेस एंड लोरेन, उसको प्रसिया को हैंड ओवर किया गया था। क्यों? क्योंकि फ्रांस की हार हुई थी। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो दो डिस्ट्रिक्ट हैंड ओवर किया गया था उसका इम्पैक्ट एक स्कूल में क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। इस स्टोरी को जो नरेट कर रहा है वो लिटिल फ्रेंच नाम का एक बच्चा है, वो नरेट कर रहा है। किसी भी स्टोरी को नरेट करने के लिए कई बार पोइट जो नॉवलिस्ट है वो डायरेक्ट नरेट करता है, कई बार किसी कैरेक्टर के माध्यम से नरेट करता है। तो नरेटर यहाँ पे कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। यहाँ पे ड्रेड का मतलब होता है भय, डर, और स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना। यहाँ पे नरेटर कहता है कि उस दिन मैंने स्कूल बहुत लेट स्टार्ट किया था सुबह में, क्योंकि मुझे डर था। किस बात का डर? डांटने का, डांट पड़ेगा इस बात का डर था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। स्पेशली एम हेमल ने ये कहा था कि वो पार्टिसिपल्स से क्वेश्चन पूछेंगे। पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक चैप्टर होता है, आप लोग को पता होगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसका पहला शब्द ही नहीं पता है। ठीक है, फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं स्कूल को छोड़ के और बाहर ही आज घूमता हूँ। मतलब ये बच्चा स्कूल को बंक करने की बात कर रहा है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। ये दिन को एक्सप्लेन करता है कि ये बहुत आज धूप निकली हुई है, गर्मी है और बहुत ही सुनहरा दिन है। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स। चिड़िया जो है पेड़ों की टहनियों पे बैठ के चहचहा रहे हैं। चिरपिंग का मतलब यहाँ पे होता है चहचहाना। एंड इन द पोएम फील्ड बैक and in the open field back of the sawmill the Prussian soldier were drilling। ये कहता है कि एक ओपन ग्राउंड है। सॉ मिल का मतलब यहाँ पे होता है आरा मिल, लकड़ी चीरने वाली जो मशीन होती है वो, और ड्रिलिंग का मतलब है होल करना, छेद करना। ठीक है, तो जो एक ओपन ग्राउंड है आरा मिल में, उसके बैक में, पीछे में जो प्रशियन सोल्जर है वो कुछ ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग का मतलब होता है मोहक, अट्रैक्टिव। ठीक है, ये
इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है नैरेटर कि जो पार्टिसिपल्स का रूल होता है, जो टफ रूल है, जो उसको याद करने में मुश्किल होता है, उससे कहीं बेहतर है, अट्रैक्टिव है ये दिन का जो माहौल है, उसको एक्सप्लेन। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल। लेकिन मेरे अंदर ये ताकत थी कि मैं इन सबको रोक पाया। और When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. जब मैं टाउन हॉल, शहर का एक टाउन हॉल जगह है, वहां से पास कर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड पे काफ़ी भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आजकल हम लोग न्यूज़ के लिए टेलीविज़न और न्यूज़पेपर पे डिपेंड करते हैं या फिर मोबाइल के माध्यम से मिल जाता है, लेकिन उस समय में, जिस समय का ये स्टोरी लिखा गया है, ना ही कोई न्यूज़पेपर का कल्चर था और टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल ही नहीं थी जैसे टेलीविज़न और ये सारी चीज़ें। तो यूरोपियन कंट्री में क्या होता था स्पेशली कि एक शहर के मेन जगह पे एक बुलेटिन बोर्ड बना दिया जाता था। वहाँ पे कोई भी जो आसपास की घटनाएं होती थी, बड़ी घटनाएं, उसको वहाँ पे लिख दिया जाता था और वहाँ पे लोग जा करके पढ़ के और न्यूज़ गैदर करते थे, जिससे न्यूज़ पता चलता था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वही बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। जो बुलेटिन बोर्ड है वहां से लास्ट 2 साल से सिर्फ बुरी खबर ही आ रही है। द लॉस्ट बेटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। जो लड़ाई में हार रहा है फ्रांस, उसकी खबर, ड्राफ्ट और ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर है वो आता है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। मैंने अपने आप को बिना रुके और झिझके सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। जैसा कि मैं जल्दी में था, इसलिए मैं कोशिश करने का जितनी जल्दी हो सके मैं जाऊं, ठीक है। द ब्लैक स्मिथ वॉचर एंड वॉच द ब्लैक स्मिथ watcher who was there with his apprentice reading the bulletin। जो ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार और वॉचर का मतलब होता है एक जर्मन वर्ड है, मतलब अभिभावक। जो भी वहां पे पढ़ने के लिए आए वो लोग वहां पे थे। और अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षु, मतलब ब्लैक स्मिथ जो लोहार है अपने प्रशिक्षु के साथ था, ठीक है। रीडिंग द बुलेटिन मतलब न्यूज जो बुलेटिन बोर्ड में था उसको पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चे इतनी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में बहुत समय मिलेगा तुम्हें। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो लोग मेरा मजाक कर रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हेमल के छोटे गार्डन में एकदम थकते हुए पहुंचा। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब थका हुआ होता है, ठीक है। यूजुअली when school began there was a great bustles। जनरली ये नैरेटर कहता है कि जनरली जब स्कूल स्टार्ट होता है बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है, ठीक है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि शहर की गलियों में भी सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को जो है खुलना और बंद होना, इसका जो शोर होता है वो। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं एक साथ किसी भी चीज को, उसको लेसन रिपीटेड इन यूनिसेफ बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेरी लाउड, बहुत तेज से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम लोग का जो हाथ है अपने कान पे होता है ताकि अच्छी तरीके से समझ पाए, क्योंकि लाउड बहुत होता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर्स का रूलर होता है, जो स्केल होता है, वो टेबल पे पीटते रहते हैं, ठीक है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज जो है वो सब कुछ शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कमोशन का मतलब यहाँ होता है हल्ला गुल्ला, और काउंटेड ऑन का मतलब फ्रेज वर्ब है, मतलब डिपेंड करना, मतलब निर्भर होना। नैरेटर बोलता है कि जब स्कूल खुलता था और कभी लेट हो जाते थे तो हम जो स्कूल का हल्ला गुल्ला होता था उस पर डिपेंड करते थे कि उसी के बीच में बिना किसी को देखे हुए जाके अपनी जगह पे बैठ जाते थे, ठीक है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन जो उस दिन था वो सब कुछ एकदम शांत था, जैसे संडे की तरह। संडे को स्कूल बंद होता है, एकदम शांत होता है उस तरह। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट,
विंडो मतलब खिड़की के माध्यम से मैंने अपने क्लासमेट जो साथी है उसको देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे सब अपने जगह पे बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म। जो एम हेमल है, टीचर है, वो इधर उधर मूव कर रहे थे क्लासरूम में, ऊपर नीचे देख रहे थे, ठीक है। और जो रूलर है, जिसको स्केल, जिससे एम हेमल बच्चों को पीटते हैं या फिर टेबल को पीटते हैं, उसको अपने बाहर में आर्म में रखे हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मतलब मुझे किवाड़ खोलना था और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप सोच सकते हैं मैं कितना शर्माया हुआ था और कितना डरा हुआ था। ब्लश्ड का मतलब होता है शर्माना, ब्लश का मतलब, और फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। बट नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल मेरे को देखे और बहुत ही प्यार से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, अपने जगह पे जाओ जल्दी से। वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच पे गया और जंप करके बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, लेकिन जब तक, उससे पहले जो मैं डर रहा था उस पर थोड़ा कंट्रोल हुआ और जाके बैठ गया। जब तक बैठा नहीं, कंट्रोल नहीं हुआ। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हैज फ्रिल्ड, क्या मैंने ये देखा हमारे जो टीचर है वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और हिज फ्रिल्ड मतलब झालरदार शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट यानी झालरदार शर्ट पहने हुए। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, छोटा सिल्क में जो टोपी होती है वो, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारा जो है वो कढ़ाईदार है, ठीक है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो ये कपड़े डिजाइनर पहने हुए हैं वो कभी भी नॉर्मल डेज पे नहीं पहनते हैं, एक्सेप्ट कि जिस दिन किसी तरह का इंस्पेक्शन हो और किसी तरह का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, जो है सारा स्कूल जो है एकदम शांत और एकदम अनजान टाइप का प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अचंभित किया, ऑन द ब्लैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे का बेंचेज होता था जो हमेशा खाली रहता था। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो हमारे तरह एकदम चुपचाप आके वहीं पे बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर, हॉजर एक पर्सन है, नाम है, उसको कहते ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो ओल्ड हॉजर है वो 3 कॉर्नर के हैट वाले एक टोपी पहने हुए। द फॉर्मर मेयर, जो पुराना मेयर था वो। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पुराना पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग एकदम उदास दिख रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हॉजर है अपना एक प्राइमरी का जो पुराना बुक था उसको लेके आए थे। थम्ड एट द एज, वो कॉर्नर पे पकड़े हुए हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो अपने घुटनों पे उस जो बुक है, ओल्ड प्राइमर जो बुक है, उसको घुटनों पे रख के और अपने चश्मे के माध्यम से वो देख रहे हैं, ठीक है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब तक मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था, ठीक है, कि ये सारे लोग बैठे हुए हैं, एम हेमिल अपने चेयर पे बैठ गए और एकदम गंभीर और प्यार भरे टोन में उन्होंने कहा, जिस टोन में वो हमेशा कहा करते थे, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आज आप लोग को दूंगा, ठीक है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन
इन द स्कूल ऑफ एल्जिस एंड लॉरेन। जर्मनी से ऑर्डर आया है कि एल्जिस और लॉरेन में जो भी स्कूल है उसमें सिर्फ जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी। अब ठीक है, ये क्यों आया ऑर्डर? क्योंकि जो है वो फ्रांस का जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रांस हार चुका है और प्रशिया का कंट्रोल हुआ है, और प्रशिया का मूल जो लैंग्वेज है वो जर्मन है, इसीलिए उसने जर्मन पढ़ाने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए टीचर है वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। यह आप लोग का लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन है, तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत अटेंटिव रहे, ध्यान से पढ़ें। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। क्या ये मतलब थंडर क्लैप का मतलब होता है यहाँ पे वज्रपात। क्या ये वज्रपात बड़े शब्द थे मेरे लिए? यहाँ पे नैरेटर एक्सप्लेन करता है इस चीज को। दोस्तों आप लोग को ये समझ में आया कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों है? ये इससे रिलेट करता है क्योंकि ये फ्रेंच का लास्ट लेसन था। ठीक है, ऑन द रिचेस दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसे समझ में आया कि वहां जो भीड़ थी वो हो सकता है यही न्यूज टाउन हॉल के जो बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था इस कारण भीड़ था। ठीक है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, नरेटर यहां बोलता है मेरा लास्ट लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मैं जस्ट मतलब अभी मुश्किल से सीखा था कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे उस समय अपने आप को रोकना चाहिए था। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे बहुत दुख है कि मैं अपना जो चैप्टर था वो सीख नहीं पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। नैरेटर बोलता है कि अपने लेसन को ना सीख करके इधर उधर चिड़िया, उसके अंडे और सार, एक जो बच्चों को खेलने वाला जगह होता है जिसपे फिसलते हैं स्लाइडिंग, वो उस पर ना जा करके अपने पढ़ाई पे ध्यान देता। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले जो मेरा बुक लग रहा था एकदम न्यूसेंस लग रहा था कि है बहुत फालतू का है। सो हेवी टू कैरी, बहुत भारी लग रहा था ढोने के लिए। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, जो हमारा व्याकरण है और जो इतिहास है हमारे संतों का। वी आर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, जो हमारे पुराने दोस्त थे, इन द सेंस ये बुक्स को अपना पुराना दोस्त बोलता है नरेटर, उसको अब मैं नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमल टू, एम हेमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, क्योंकि ये जो है जो उनको वो जा रहे हैं, किसको? लॉरेन को छोड़ के, और वो कभी नहीं आएंगे। ठीक है, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, जो इनका डिसीजन था कि वो आज के बाद नहीं आएंगे। बेसिकली ये डिसीजन फोर्सफुली लगाया गया था, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल किसी और का हो गया था। वो मुझे सब कुछ ये भूलने पे मजबूर कर दिया कि उनका रूलर, मतलब जो डंडे से वो पिटाई करते थे स्केल से वो, और उनका क्रैंक कितना वो कर्कश विचार के थे, उन सबको माइंड से हट गया और बहुत ज्यादा प्यार उन पे आने लगा। ठीक है, पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ हिज दिस लास्ट सेशन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। यहाँ ये नरेटर कहता है कि जो पुअर मैन, गरीब लोग जो पीछे बैठे हुए थे, वो इस लास्ट लेशन को नए कपड़े में बैठे हुए थे, एकदम संडे क्लोथ्स एक्सप्लेन करता है कि संडे को जैसे हम लोग साफ सुथरा कपड़े में रहते हैं वैसे एक्सप्लेन करके अब ये नैरेटर को समझ में आता था क्यों जो ग्रामीण लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बैक बेंच पे पीछे जो खाली रहता है उस पर बैठे हुए थे। बेसिकली ये लास्ट लेसन को वो अपना ऑनर दे रहे थे। ठीक है, इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी, यह इसलिए है क्योंकि वो लोग दुखी थे, टू वह भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर,
वो इसलिए दुखी थे क्योंकि वो अब स्कूल नहीं, कभी स्कूल गए नहीं। इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। यह उनका तरीका था एम हेमल जो टीचर है उनको धन्यवाद देने का, जो उन्होंने 40 साल इस देश को सेवा दी, ठीक है, जो अब आगे नहीं दे पाएंगे। While I was thinking all this, I heard my name called. जब मैं ये सारा कुछ सोच रहा था, मैंने सुना कि मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाया गया। It was my turn to recite. Recite का मतलब होता है सुनाना। ये मेरा टाइम आ गया था अब वो सुनाने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through। दोस्तों नैरेटर यहाँ पे कहता है कि मैंने क्या नहीं किया वो सुनाने के लिए, क्या, दैट ड्रेडफुल, जो भयानक रूल है। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, कठिन, ठीक है, रूल है पार्टिसिपल्स का, उसको सुनाने के लिए एकदम क्लियर, एकदम लाउड, मतलब तेज आवाज में, बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। जैसे ही मैंने पहला शब्द सुनाया सारा मिक्स हो गया, ठीक है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, डेस्क को पकड़ के मैं रुक गया। माई हर्ट बीटिंग, मेरा जो दिल है धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं था कि ऊपर देखे, मतलब ऊपर किसकी तरफ, एम हेमल की तरफ। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने मेरे को कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, आज मैं नहीं डांटूंगा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बहुत बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो कैसा हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रतिदिन हम लोग बोलते हैं बाह। बाह का मतलब होता है आह, जो होता है हम लोग बैड सेंस में बोलते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। जैसे हम लोग बोलते हैं ओह अभी बहुत टाइम है, तो इस तरह से ये वर्ड है बाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है, कल सीख लेंगे, ठीक है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो आज हम लोग कहाँ आ गए। ओह दैट इज द ग्रेट ट्रेवल विद एल्जिस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यही प्रॉब्लम है एल्जिस के साथ, क्या है कि वह टाल देती है लर्निंग, मतलब सीखना कल के लेके, कल सीखते हैं, ये एल्जिस के लोगों का आदत है। नाउ दीज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन। यहाँ पे नरेटर कहता है कि जो दीज फेलोज बोलता है वो किसको बोलता है, पर्शियंस को, जो बाहर है। वो अब कहेंगे, उनको अधिकार है, वो सही कहेंगे कि कैसा हुआ, आप लोग सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि फ्रांस के नागरिक है, ठीक है, बहाना करते हैं कि फ्रांस के नागरिक है, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। सिर्फ बहाना करते हो कि आप फ्रेंच सिटीजन हो, बट ना ही फ्रेंच आप बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, सिर्फ तुम ही खराब नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स। रिप्रोच का मतलब यहाँ पे होता है तिरस्कार, मतलब कोसना, मतलब ये कहता है एम हेमल कि फ्रेंच सिर्फ तुम ही नहीं हो कि जो अपने आप को कोसेंगे, हम सबको कुछ ना कुछ है अपने आप को कोसने के लिए। योर पेरेंट्स यू आर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित, ठीक है, तुम्हारे जो माता पिता है वो कभी चिंतित थे ही नहीं तुम्हारे पढ़ाई के लिए, ठीक है। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वो ये प्रेफर करते थे कि तुम्हें किसी फार्म में रख दे या किसी मिल में रख दे, ठीक है, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि कुछ पैसे आ जाए। एंड आई, मैं भी, आई हैव टू ब्लेम ऑल्सो, मतलब मेरे को भी ब्लेम करने का कुछ कारण है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लोवर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने पढ़ाने की जगह तुमको कभी ऐसा नहीं है कि भेजा है पानी लाने के लिए और फूल लाने के लिए मेरे लिए। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू
हॉलीडे। जब मैं फिशिंग के लिए मतलब मछली मारने के लिए जाता था तो मैं छुट्टी नहीं दे देता था। बेसिकली यहाँ पे एमएमएल कहता है कि सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है कि तुम पढ़ना नहीं चाहते थे, मेरी भी गलती है कि कई बार मैं तुम्हें फूल लाने के लिए, पानी लाने के लिए भेज देता था और मैं जब मछली मारने जाता था तो तुम्हें छुट्टी दे देता था। मतलब मुझे भी कोसने के लिए कुछ है। जो यहाँ पे ये लाइन बोलता है, वी ऑल हैव ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स, उसी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। देन उसके बाद दूसरे आते हैं, एम हेमल जो है, ठीक है, एक के बाद दूसरे मैटर पे आते हैं कि आप फ्रेंच लैंग्वेज पे बात करते हैं, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, the clearest, the most logical, that we must guard it among us, never forget it. एमएमएल कहते हैं कि अब लैंग्वेज पे आते हैं। फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे क्लियर, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, और उसे हमें हमेशा वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, मतलब इसे हमें रक्षा करनी चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं, इंस्लेव्ड का मतलब गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द कीज टू हैव कीज टू देयर प्रिजन। मतलब यहाँ पे एमएमएल कहते हैं कि जब तक आप अपने भाषा को सेव रखेंगे तब तक ये आपका चाबी रहेगा उस गुलामी की जंजीर से निकलने के लिए, गुलामी से निकलने के। Then he opened a grammar and read us our lesson. उसके बाद वो ग्रामर का एक चैप्टर ओपन करते हैं और एक लेसन पढ़ते हैं। I was amazed to see how well I understood it. मैं आश्चर्यचकित था। अमेज का मतलब होता है आश्चर्य होना, कि कितनी वो I was amazed to see how well I understood, कितना आसानी से मैं समझ गया। All he said seemed so easy, so easy. जो भी उन्होंने कहा कितना आसान था, कितना आसान था। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. मैंने यह भी सोचा कि मैंने कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं और ना ही इतनी बढ़िया तरह उन्होंने कभी एक्सप्लेन किया था सब कुछ। ठीक है, It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि जो एमएमएल है, वो सर है, वो जाने से पहले सब कुछ बता देना चाहते थे और वो चाहते थे कि एक स्ट्रोक में, एक बार में, मतलब सब कुछ हम लोग को दिमाग में रख देना चाहते थे। ठीक है, आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद एक लेसन था लिखने का। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। उस दिन एम हैमल जो हम लोग के लिए नया कॉपी लाए थे और उसमें ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखा हुआ था, बहुत बहुत अच्छी तरीके से, फ्रांस एल्जिस, फ्रांस एल्जिस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। जो फ्रांस एल्जिस और फ्रांस एल्जिस लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि सभी बच्चों के जब हाथ में आया तो एक झंडे की तरह दिख रहा था। एल्जिस यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, किसका, फ्रांस का। ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा कि वो ऐसा लग रहा था कि एक झंडे की तरह क्लास में लहरा रहा है। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लगता था कि रॉड के सहारे हमारे डेस्क पे लगा हुआ है। ठीक है, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। आप देखेंगे कि यहाँ कितने सब लोग शांत हैं और अपने काम में व्यस्त हैं, एकदम शांत। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। स्क्रैच का मतलब होता है जो हम लोग पेन से लिखते हैं उसका जो साउंड आता है, घसने का जो होता है वो साउंड। तो यहाँ पे नैरेटर बोलता है कि एकदम शांत था, सिर्फ आवाज जो आ रही थी कि पेन और पेपर जो लिख रहा था, ठीक है, जो पेन से हम पेपर पे लिख रहा था, सिर्फ उसी का साउंड आ रहा था। वंस सम फ्लीट्स फ्लेw in but nobody paid any attention
to them, not even the little ones who walked right on tracing their fish hooks. वहां पे एक लिटिल बिट्स में मतलब एक कीड़ा होता है एक तरह का, वो एक रूम के अंदर आता है। मतलब बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि इतना शांत था कि कोई जो एक कीड़ा आया था उसको ध्यान भी नहीं दिया। एक छोटा बच्चा, जो छोटे बच्चे होते थे, उसने भी ध्यान नहीं दिया और अपने काम पे लगा रहा। जो फिश हुक है उस पर भी बैठ गया था, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू ऑन द रूफ ऑफ द पिगन्स on the roof of the pigeons cawed very low and thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? यहाँ पे नरेटर कहता है कि छत पे वो कबूतर को गुटरगू करते हुए देखा, तो नरेटर सोचता है कि क्या, जो लिटिल फ्रेंच है नरेटर, वो सोचता है कि क्या ये कबूतर को भी जर्मन बोलना सिखाएंगे, क्या उसको भी बोलेंगे क्या जर्मन में बोलो। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. नरेटर कहता है कि जब भी मैं लिखने के बाद थोड़ा सा होता है ना, लिखने के बाद ऊपर देखते हैं तो समय मिलता है, तो देखता था कि जो एम हेमल है वो एकदम शांत बैठे हुए हैं अपने चेयर पे और एक टक देख रहे हैं। यहाँ पे गेजिंग का मतलब होता है एक टक देखना, लगातार देखना, ठीक है, एक चीज उसके बाद दूसरी चीज, और एज ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे एक एक चीज को, ठीक है, जो छोटे छोटे चीज भी रूम में रखा हुआ है उसको पूरे दिमाग में एकदम लॉक करके रख लेना चाहते थे, ठीक है। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place. क्यों? क्योंकि वो 40 साल एक ही जगह पे रहे थे। with his garden outside the window and his class in front of him. वो जो गार्डन है और विंडो के बाहर का जो इलाका है उनके सामने का है, वो सबको एक टक देख रहे थे, ठीक है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। सिर्फ जो डेस्क और बेंच जो है वो यूज करते करते थोड़ा सा घिस गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर। वॉलनट का मतलब होता है अखरोट। अखरोट का पौधा जो है वो काफी लंबा हो चुका था गार्डन में। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ। जो होप वाइन एक लतरने वाला पौधा होता है, वो जिसको खुद एम हेमल ने रोपा था, वो खिड़की के सहारे लतरते हुए वो ऊपर चला गया था छत पे, ठीक है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल। किस तरह से उनका जो है दिल टूटा होगा ये सब कुछ छोड़ के जाने के लिए। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव पैकिंग द ट्रंक फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। यहाँ पे पुअर मैन का मतलब ये होता है कि गरीब आदमी, फाइनेंशियली गरीब नहीं, मतलब एक असहाय कह के एक्सप्लेन किया है नरेटर ने, ठीक है। और ये कहते हैं कि उनको कैसा लगेगा जब उनकी सिस्टर जो है वो रूम में इधर उधर घूम रही है और सामानों को ढूंढ रही है, पैक कर रही है निकलने के, क्योंकि कल उन्हें निश्चित तौर पे छोड़ के जाना है। किसको? एल्जिस को छोड़ के फ्रांस जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट। लेकिन वो सबको सुने, सबका लेसन वो सुनना चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के लेसन के बाद उनका एक इतिहास का चैप्टर था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू। और उसके बाद जो छोटे बच्चे थे वो शोर मचाने लगे, वो बाबे बी बू करके, ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letter with them.
तो जो हॉजर थे, ठीक है, वो एक प्राइमर का बुक लेके आए थे और पीछे बैठे हुए थे। तो वो भी बच्चे लोग के साथ वो जो प्राइमर मतलब प्राइमरी का एक बुक होता है, वो भी लेसन बच्चों लोग के साथ जो बा बे बी बू है उसके साथ वो भी एक दोहरा रहे थे, ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि वो भी रो रहे थे। ये हॉजर के बारे में बोलते हैं। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, उनका जो आवाज है वो कांप रहा था, ठीक है। ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपना, ठीक है। तो वो उनका आवाज जो है वो कांप रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और ऐसा लग रहा था कि हम लोग मतलब उनकी आवाज सुन के कभी हंसे भी और कभी रोए भी, क्योंकि वो कांप के बोल रहे थे इसलिए हंसने का मन कर रहा था, और चूंकि ये लास्ट सेशन था इसलिए रोने का मन कर रहा था, ठीक है। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, ये कहते हैं ओहो कैसे मैं इस लास्ट लेसन को याद रखूंगा, ठीक है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से 12 बज गया। देन द एंजलस, हम लोग का प्रेयर हुआ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो। यहाँ पे ट्रम्पेट का मतलब होता है बाजा बजना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ अलग मतलब होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसी समय जैसे प्रेयर खत्म हुआ, प्रशियन जो लोग थे, ठीक है, जो ड्रिलिंग का काम कर रहे थे वो अंदर आए, तो विंडो खिड़की के माध्यम से एक आवाज सुनाई दी, मतलब उसका उनके आने का आवाज सुनाई दिया। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल, एम हेमल खड़े हो गए। पेल का मतलब होता है फीका, कमजोर, डरा हुआ, ठीक है। वो एम हेमल डरे हुए खड़े हो गए इन हिज चेयर, अपने चेयर के पास। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, हमने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स said he, I, but something choked him, he could not go on. वो कुछ बोलना चाह रहा था, मेरे दोस्त, मैं, और उसके बाद चॉक्ड का मतलब होता है गला घोटना। कुछ कई बार होता है कि हम लोग जब इमोशनल होते हैं तो कुछ आवाज नहीं निकलती है, ठीक है, तो उसी को ये बोलता है चॉक्ड हिम, और वो नहीं बोल पाया। देन ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड, वो जो ब्लैक बोर्ड था उसकी तरफ घूम गए। टुक ए पीस ऑफ चॉक का एक टुकड़ा लिए, एंड बियरिंग ऑन with all his might he wrote as large as he could, Viva la France. उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया और जितना उनके पास ताकत था, जितना बड़ा था, ठीक है, उन्होंने लिखा विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे, ठीक है। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। उसके बाद वो रुक गए और दीवार की तरफ अपना फेस कर लिए, ठीक है, और बिना किसी शब्द को बोले हुए अपने हाथ से एक जेस्टर का मतलब होता है, जेस्टर और पोस्चर का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। उन्होंने हाथ से एक इशारा किया कि स्कूल अब खत्म हो चुका है, आप जा सकते हैं। दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो? इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे इसी चैप्टर का, उसमें हम लोग इस स्टोरी का थीम, उसका समरी, और मैं इसमें कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको एग्जाम में काम आएगा, जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।